फ्रेंड्स, वेलकम टू वन एंड ऑल। सो आज के सेशन में वी आर अबाउट टू स्टार्ट विद द बेसिक एंड द फाउंडेशन कोर्स दैट इज NCERT, right? So usually whenever we think of UPSC civil services exam, the very first thing which we get in our mind is the material, right? तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या हम जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मटेरियल ये पढ़ रहे हैं इट वुड बी एनफ और नॉट। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में कंपोज्ड होते हैं जिनका हमें आंसर कभी कभी मिल जाता है एंड कभी कभी नहीं मिलता। सो हेयर वी आर अबाउट टू स्टार्ट विद द सब्जेक्ट विच इज हिस्ट्री, right, which is one of the most interesting subject if you find the interest in that, and as well as the boring also. So it depends and varies from person to person, right? So NCERT फाउंडेशन कोर्स ऑफ हिस्ट्री का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 6th की NCERT से स्टार्ट करेंगे एंड वील बी कवरिंग क्लास 6 to 10th, and then the second part that will be the other, it will be the videos of class 11th and 12th, and then we will be moving to the reference books of history। ठीक है, तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या रेफरेंस बुक्स रहेंगी, NCERT कैसे कवर करना है। सो आई एम हेयर विद a solution to each and every problem of your history, right? So आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फाउंडेशन कोर्स दैट इज ऑफ हिस्ट्री, एंड जो सबसे पहला पार्ट हम करने जा रहे हैं दैट इज आवर पास्ट वन, राइट? सो स्टार्ट करते हैं। एंड फॉर फर्दर थिंग्स आई वुड से कि जिन्होंने भी UPSC 2020 टारगेट कर लिया है, दे हैव फिक्स्ड द गोल, तो उनके लिए दिस इज अ राइट टाइम। व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू जस्ट विजिट www.jatinverma.org। एक छोटा सा काम करना है, वैसे भी नेट सर्फिंग करते हैं, इस ब्लॉग वेबसाइट पे जाना है। व्हाट यू विल सी, यू विल सी मटेरियल, आपको एक बहुत ही क्वालिटेटिव मटेरियल मिलेगा, एंड दिस मटेरियल, द कलेक्शन ऑफ मटेरियल, यू विल गेट द सर्टन थिंग्स, द रीसेंट आर्टिकल्स, द PIB समरीज, द स्ट्रैटेजीज फॉर द प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अबाउट टू गेट अपीयर इन द मेंस एग्जाम, तो उनके लिए एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो गई है। सो दिस ऑल आर द थिंग्स विच यू कैन गेट ओवर देयर, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट विजिट दिस साइट सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, एंड जो भी मटेरियल रहेगा वो आपको सब दिख जाएगा वहां पे, एंड दैट विल बी ऑफ वर्थ, राइट? सो स्टार्ट करते हैं आज हम हमारे पार्ट के साथ, दैट इज व्हाट वी आर अबाउट टू कवर। क्या करने वाले हैं हम, वी आर गोइंग टू कवर आर पास्ट वन, ठीक है, जो कि हमारी क्लास 6th की NCERT है, राइट? वी ऑल हैव गॉन थ्रू द बेसिक क्लासेस, सबने क्लास 6 to 10th एंड 12th तक की NCERTs को पढ़ा हुआ है, क्लास 10 तक की NCERTs को तो गो थ्रू करा है, 11th 12th जिनका आर्ट बैकग्राउंड है उन्होंने करा है, जिनका नहीं तो दे हैव नॉट, राइट? सो बट उस टाइम पे वी वर नॉट हैविंग अ क्लिक इन आवर माइंड, यस आफ्टर सम ईयर्स आई हैव टू गो फॉर द UPSC एग्जाम, है ना, कोई बताने वाला नहीं था उस टाइम पे, राइट? सो हमने उस बुक को किस तरह से देखा, हमने उस बुक को जिस तरीके से हमारे टीचर ने करवा दिया, पीछे क्वेश्चन आंसर करवा दिए, क्राइमिंग कर ली, पेपर में लिख दिए, 100 में से जितने मार्क्स आए लेके पास होके नेक्स्ट क्लास में मूव फॉरवर्ड कर दिया। बट हेयर व्हाई इट इज सेड दैट NCERT इज कंसिडर्ड एज अ फाउंडेशन फॉर द सिविल सर्विसेज, व्हाई? बिकॉज जो NCERT की बच्चों बुक्स होती हैं ना, NCERT की बुक्स, दिस आर द वन ऑफ द बुक्स जो कि एक तरह से इट इज़ अ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एजुकेशनल रिसर्च करी जाती है इन बुक्स पे, जो कि वेल अवेयर्ड रहते हैं, जो भी रिसर्चेस एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व करके अपनी रिसर्च को कंपाइल अप करके एक बेस्ट एफिशिएंट मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। एंड हमारा UPSC भी वन ऑफ द गवर्नमेंट एग्जाम है, राइट? सो NCERT को क्या माना गया है, अगर हम किसी बॉडी में स्पिरिट, उसकी सोल मानते हैं ना, तो UPSC एग्जाम के लिए NCERT तो मस्ट है, ठीक है? अगर कोई स्टूडेंट बिना NCERT के कहे सीधा रेफरेंस बुक्स पे जाने पे जंप करता है,
I can say, even you can also try, that person will not be able to get the crux and the gist that what he is learning. He will just be doing the smooth reading, but हमें रीडिंग नहीं करनी है, ठीक है. तो द वेरी फर्स्ट थिंग जो मैं आपको कहने जा रही हूँ, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, वट एवर द सब्जेक्ट शुड बी, यू हैव टू गो थ्रू विद द NCERT. एंड अब मैं अगर बात करूँ सब्जेक्ट हमारे हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के लिए तो रूट ही NCERT है. अगर आप NCERT भी बहुत अच्छे से पढ़ लोगे ना, देन यू कैन स्कोर वेरी वेल इन योर प्रीलिम्स में, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे. अपार्ट फ्रॉम दिस जो मेन राइटिंग रहती है, जो मेंस का एग्जाम भी रहता है, उसमें भी रहेगा. अपार्ट फ्रॉम दिस रेफरेंस बुक फॉलो करनी पड़ेगी, बट दैट विल बी वेरी इजी इफ यू हैव गॉन थॉरली एंड अंडरस्टूड द कंसेप्ट फ्रॉम द NCERT, राइट. So we are about to start with our very first class. So let's start. जो भी doubts रहेंगे you can have a comment and then we'll see कि अगर कुछ ज़्यादा doubts रहेंगे जिनके ऊपर discussion चाहिए होगा, I'll have a one session for that, for the doubt clearing, where I will be coming up with the answers, right? So start करते हैं our past 1 के साथ. Now various things comes to our mind. What are the things that from where this the origin has been started, कहाँ से origin शुरू हुआ, right? Like we are into, हमारा जब birth हुआ है ना, तो we have seen a different culture around us, the different surrounding around us. But in the earlier and in the ancient times, such surrounding and such culture was not available. There was difficulty in surviving the life. So questions like what, where, how and when often comes when we have to deal with our past, right? So अभी आप हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, तो अपने माइंड को थोड़ा सा इल्यूजन वाला बना दीजिए. जैसे मैं जो चीज़ बोल रही हूँ उसको थोड़ा सा लाइक होता है ना इमेजिनरी फॉर्म में, जस्ट टेक योर सेल्फ टू द बैक डेटेड, अपने आप को पिछले टाइम में लेके जाके सोच के देखिए, ठीक है. थिंग्स को कोरिलेट करिए ताकि मेमोराइज हो. क्राइमिंग नहीं करनी है, मेमोराइज करना है. पिक्चराइजेशन के थ्रू अपने माइंड में कंसेप्ट्स को या बातों को फिक्स करना है. दिस इज द ओनली थिंग. एंड रिवीजन 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 इज द ओनली मंत्रा, ठीक है, टू गेट all the things memorized, right? So what, where, when and how का जो हम questions का आंसर ढूंढेंगे, इसी के साथ हमारा पार्ट स्टार्ट होता है. So basically our past जो है क्लास 6 की जो NCERT ऑफ हिस्ट्री, वो डील करती है हमारे एक तरह से एंशियंट हिस्ट्री के साथ में, राइट. सो देयर आर सेवरल थिंग्स दैट कैन बी फाइंड आउट. व्हाट पीपल एट, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स दे वॉर, the houses in which they lived. We can find out about the lives of the hunters, herders, farmers, merchants and many more, right? So the very first question comes to the mind is, where do they live? Where do they live? If I ask question right now, where do you live, you would say me the address of your house, right? So अगर हम थोड़ा देखें, suppose कि हाँ अभी जो ancient people थे, where does they live, कहाँ पे रहते थे, what was their settlement areas. अभी अगर आप अपना एड्रेस बोलते हो तो आप एड्रेस के साथ में अपना स्टेट एंड सिटी जरूर मेंशन करते हो ना. सो दैट इज द ओनली थिंग. एंड फिर इट इज सिचुएशन वाला जो पॉइंट रहता है कि कहाँ पे सिचुएटेड है, वो भी मेंशन करते हो. सो वेयर डू दे लिव, राइट. सो the very first point you have to keep in the mind is that the ancient time पे जो सबसे first settlement find हुई थी, that was along the नर्मदा river, right? जो भी मैं पॉइंट्स आपको डिस्कस कर रही हूँ, वट एवर द पॉइंट्स आई एम राइटिंग डाउन हेयर, I am assured that if you will cover this point and you will not find any extra point from the NCERT to be read. If you are going through this videos thoroughly and just give a quick review to your NCERT, it will be the like saving time, right? तो अब आपकी मर्जी है, आपको फैक्ट्स को बहुत अच्छे से देखना है, समझना है, या फिर आपको खुद ही 3-3, 4-4 घंटे लगा के अपना टाइम उस पर वो मैनेज करके अपने टाइम को बढ़ाना है. दैट इज ऑलरेडी अ योर्स चॉइस, राइट. सो सबसे पहला जो सेटलमेंट पाया जाता है, दैट इज अलॉन्ग द नर्मदा रिवर, राइट. सो जो भी लोग यहाँ पे रहते थे नर्मदा रिवर के अराउंड, सो पीपल दोज हु यूज्ड टू लिव here were given certain name. उनको जो नेम दिया जाता था, that was skilled gatherer, ठीक है. जितने भी लोग इस नर्मदा रिवर के बैंक के अराउंड पे रहते थे, उनको skilled gatherer बोला जाता था. Why they were called as skilled gatherer? Because उनको skilled gatherer इसलिए कहा जाता था because उनको अपना सर्वाइवर करने के लिए जो भी उनको खाना चाहिए था, they have to move from one place to another place. They have to collect the roots, the fruits which produce
जो भी फूड प्रोड्यूस करते थे, एंड उसके लिए वो क्या करते थे, वो हंटिंग भी करते थे, राइट. टू गेट देयर फूड दे यूज टू डू द हंटिंग. अब हंटिंग करने के लिए स्किल्स आर रिक्वायर्ड, है ना, कि किस तरीके से एक एनिमल को हंट करना है. तो दैट्स वाई दे वर नोन एज द स्किल्ड गैदरर्स, राइट. नाउ द सेकेंड मेजर फैक्ट विच फाउंड वॉज कि जो हमारे सुलाइमन, यहां पे मैं लिख रही हूं सुलाइमन एंड किरतर हिल्स, Suleiman and Kirthar Hills to the northwest. Why I mentioned out this point? Because the very first growing of crops, wheats, barley, जो कि 8000 years ago start हुआ था, it was found to be started at this place. तो सुलाइमन एंड कहतर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट एक ऐसा रीजन है वेयर द वेरी फर्स्ट ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स जैसे कि वीट, बार्ली वॉज स्टार्टेड. एंड कब स्टार्ट हुआ था? इट वॉज स्टार्टेड 8000 years ago. ठीक है. सो व्हाट, व्हाई आई एम राइटिंग दिस पॉइंट, इसको आप देख लीजिए. फर्स्ट began growing of crops. कौन कौन से क्रॉप्स थे? वीट, बार्ले, एंड दिस वॉज स्टार्टेड 8000 years ago. ठीक है. एंड स्लोली इसी एरिया में जो लोग रहते थे उन्होंने रेयरिंग ऑफ एनिमल्स भी स्टार्ट कर दिया. दे स्टार्टेड अप विद द रेयरिंग ऑफ एनिमल्स ऑल्सो, राइट. तो पार्ट हो गया. व्हाट वी डिड, सेटलमेंट में जब हमने सबसे फर्स्ट पॉइंट देखा, व्हाट वाज इट? इट वाज द पीपल settled along the Narmada river, and what were the people called? They were called the skill gatherer because they have to hunt for finding out their food. Next, the area of Suleiman and Kirthar Hill to the northwest was the first region where there was the growth of the crops such as wheat, barley, and here was only the rearing of animals started. जैसे कि कौन कौन से एनिमल्स थे उस टाइम पे जिनका रेयरिंग होता था? दैट वाज शीप, देन गोट, शीप, goat and cattle, right. So rearing of animals was also started here. Next part, then apart from this region there were several other regions also. So Garo Hills to the north, Garo Hills to the northeast, and Vindhyas in central India, right. Now what were the other regions where the agriculture was developed? So this were the other regions where there was the development of agriculture, right. So what are the regions? We can say the one was Suleiman and Kirthar Hills to the northwest. ठीक है. अगर यहाँ पे आपके पास मैप ड्रॉ किया जाता है तो द सेंटर वाला पार्ट, दिस इज द विंध्यास. टू द नॉर्थ ईस्ट यहाँ वाला पार्ट हो गया आपका गैरो हिल्स, एंड नॉर्थ वेस्ट का यहाँ पे जो अगर पार्ट आता है इट बिकम्स योर सुलाइमन एंड किरतर हिल्स, राइट. सो दिस फैक्ट्स आर क्लियर. नाउ द important thing which was found was the rice, the cultivation of the rice. So rice was very first found or very first grown on the north of Vindhyas. So it was found that to the north of the Vindhyas, the rice cultivation or the rice for the first time which was grown, that was to the which part? That was in the north of the Vindhyas. ठीक है. तो ये पार्ट्स आई गेस आप सबको अच्छे से क्लियर हो गए हैं. सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नाउ coming to the point about the flourishment of the cities. So slowly this was about the settlement that where they lived, right. Now about 4700 years ago the earliest cities flourished. Now the main question is on which river or on which river's tributaries it's flourished. So about 4700 years ago, तकरीबन 4700 पहले जो सिटीज थी वो
अच्छे से बूम करना स्टार्ट हो गई थी। कहाँ पे? ऑन इंडस रिवर, ऑन इंडस रिवर एंड उसी की ट्राइब्यूटरीज में, राइट, ट्राइब्यूटरीज में, ऑन इंडस रिवर एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज। नाउ व्हाट आर दिस ट्राइब्यूटरीज? ये आपको पता ही होगा कि स्मॉलर रिवर्स हैं जो कि फ्लो करते हैं लार्जर rivers में, right? So for the very first time we can say the earliest cities, if you would have asked that where were the earliest cities found, so that was found on at 4700 year ago on the tributaries of the river Indus. Clear? Now later, slowly with the passage of the time, about we can say 2500 years ago, cities developed, right? धीरे धीरे करके और डेवलपमेंट आना शुरू हो गया। सो 2500 ईयर्स एगो जो सिटीज थी उनमें डेवलपमेंट होना शुरू कर दिया। कहाँ पे? ऑन द बैंक ऑफ गंगा, ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड उसकी ट्राइब्यूटरीज में, राइट, ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज. So we can say where were the earlier cities flourished? So earlier cities were flourished on which river? Indus river and its tributaries. And later on सबसे पहली सिटीज इंडस रिवर, उसके बाद जो सिटीज में डेवलपमेंट आना स्टार्ट हुआ वो हुआ ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज में. ठीक है, अब माना जाता है कि जो हमारा एंशियंट टाइम था एंड एंशियंट टाइम पे जो हमारा गंगा रिवर, एक सपोज कीजिए गंगा रिवर है, लाइक दिस इज द गंगा रिवर, ठीक है, एंड गंगा रिवर हो गया या उसकी ट्राइब्यूटरी सन हो गई. तो गंगा रिवर के साउथ में, गंगा रिवर है उसके साउथ में जो एक लैंड आता था रीजन का, सपोज ये एक रीजन है, ठीक है, दिस इज टू द साउथ ऑफ गंगा. इसको कौन सा रीजन बोला जाता था? इसको बोला जाता है मगधा. ठीक है, इट वॉज नोन एज मगधा रीजन. प्रेजेंटली आज के टाइम पे इस पे कौन सी स्टेट है? बिहार. ठीक है, तो एंशियंट टाइम में गंगा रिवर के साउथ में जो लैंड या रीजन पड़ता था दैट इज बीइंग नोन एज द मगधा एंड इट वाज अ वेरी पावरफुल एम्पायर, जिसको आज के टाइम पे इट हैज बीन नोन विद द नेम ऑफ बिहार. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, the traveling. Now how do the traveling has changed the life of the people? So we have started with where the people live, right? Who they were called the skilled gatherer. Then we have seen what they eat. They eat wheat, barley. They started the rearing of animals also. Then establishment into the cities form has taken place on river Indus, later on to Ganga. And the south part of the Ganga was said as Magadha Empire, जहाँ पे बिहार के नाम से आज है. Right? Now, what happens? How the things has changed more? So next things comes, that is traveling. So usually people used to travel from one part to another. There were various reasons for which they were traveling. The very first was for the search of food. अपनी सर्वाइवल नीड्स को पूरा करने के लिए they used to travel from one place to another. कुछ एक्सप्लोर करने के लिए जगहों को वन प्लेस टू अदर जाते थे. इन एंशियंट टाइम्स मोस्टली इट वॉज कवर्ड विद द फॉरेस्ट लैंड, ग्रेट हिल्स एंड द माउंटेन्स एंड द नेचुरल ब्यूटी अट्रैक्टेड द पीपल, सो इट बिकेम अ सोर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन एज वेल. सो ट्रैवलिंग का जो एक एडवांटेज हुआ, व्हाट वाज दैट? इट एनरिच्ड. व्हाट डज इट डिड? इट एनरिच्ड कल्चरल ट्रेडिशन. सो व्हेन इट enrich the cultural tradition, जितने भी डिफरेंट सोसाइटीज या डिफरेंट लोग थे, दे केम टू नो अबाउट द कल्चर ऑफ द डिफरेंट पीपल. लाइक पीसेंट्स केम टू नो अबाउट द कल्चर ऑफ द craftsmen came to know about the culture of the farmers came to know about the culture of the all above and the herders. So इस तरह एक सोसाइटी में जो भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते थे उनके बारे में, उनके कल्चर्स के बारे में, उनके ट्रेडिशन के बारे में जब वो लोग एक जगह पे इकट्ठे होकर रहने लगे, उनको पता चलने लग गया. तो इस तरह से जो एक कल्चरल हेरिटेज हुआ, जो एक कल्चरल ट्रेडिशन में इनरिचमेंट हुई, वो किसकी वजह से हुई? द ओनली एंड द ओनली एस्पेक्ट ऑफ ट्रैवलिंग. ठीक है, आज आप अगर पंजाब का एरिया छोड़ के किसी और एरिया में जाते हैं, सपोज यू वेंट टू हिमाचल प्रदेश और यू वेंट टू एनी अदर स्टेट ऑफ एनी साउथ, तो
you will see the entire difference in the religious ceremonies, you will see the entire difference of the cultures, how the people behave. तो ये सारे difference क्या है, ये traditions ही है ना. तो जिस तरीके से आज के टाइम पे हम उनके ट्रेडिशंस को जान के अपने कल्चर को बढ़ावा देते हैं, है ना, उसी तरह से लोग भी अपने अपने कल्चर्स को इंट्रोड्यूस करते थे. ट्रैवलिंग एक ऐसा मीडियम बना हुआ था. राइट नाउ बात करते हैं कि हाउ नाम जो है हमारे इंडिया का, वी से I am from India. I am proud to be an Indian. So from where this name India and Bharat came? India and Bharat. ठीक है, कहते हैं ना मेरा भारत मान. From where this came? So जो इंडिया है, इंडिया का जो नेम है ये डिराइव किया गया है फ्रॉम इंडस. कहाँ से डिराइव किया गया इंडिया का नेम? फ्रॉम इंडस. और इंडस को एंशिएंट पुराने टाइम पे क्या बोला जाता था? इसको सिंधु बोला जाता है संस्कृत लैंग्वेज में. इंडिया को इंडस रिवर से डिराइव किया. इंडस एक रिवर बहती थी, उससे इंडिया का नाम लिया गया. एंड सिंधु इसको संस्कृत में बोला जाता है. ठीक है, अब हमारे जब इंडस रिवर था, इंडस रिवर के बारे में जो यहाँ पे लोग रहते थे उनके अलावा कुछ और भी पीपल्स थे जिनको पता था इंडस के बारे में, बट उनके अकॉर्डिंग उसका जो नेम था दैट वाज इंडोस. तो ईरानियंस एंड ग्रीक्स थे जिन्होंने इन्वेजन मतलब एक तरह से उन्होंने क्या कर दिया, दे केम टू द नॉर्थ वेस्ट. दे केम थ्रू नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स एगो. ठीक है, एंड ये फैमिलियर थे इंडस. एंड वो इंडस को किस नाम से जानते थे? इंडोस के नाम से जानते थे. तो व्हाट वी कैन से, ईरानियंस एंड ग्रीक्स क्या करते हैं, फिर इंडिया में आते हैं. किसके थ्रू आते हैं? इंडस के थ्रू आते हैं. और उनको जो इंडस का नेम जिस नाम से उनको फेमिलियर थे, वो किस नेम से फेमस थे? दे वर फेमिलियर विद द नेम हिंडोस. ठीक है, या फिर इंडोस, ये नाम इंडस का उनको पता था. एंड थ्रू नॉर्थ वेस्ट वो इंडिया में आते हैं अबाउट 2500 ईयर्स एगो. ठीक है, अब जो लैंड था टू द ईस्ट ऑफ द रिवर इंडस, सपोज ये रिवर इंडस है, इंडस रिवर के ईस्ट में जो लैंड था उसको क्या बोला गया है? उसको ही इंडिया बोला गया है. इसलिए इसका नाम क्या है? इंडिया. बिकॉज इंडिया क्यों बोलते हैं कि इंडस से लिया गया है? बिकॉज इंडस रिवर के ईस्ट साइड पे जितना भी लैंड था वो क्या है? वो है इंडिया. ठीक है, अब अगर भारत की बात करें कि इसका जो नेम है वो भारत कैसे पड़ा, तो इसका जो नेम भारत है वो इस तरीके से पड़ा कि अर्लियर एंशिएंट ऋग्वेदिक टाइम पे जो भी पीपल थे, ग्रुप ऑफ पीपल जो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, ठीक है, जितना भी ग्रुप रहता था, ग्रुप ऑफ पीपल हु रिसाइडेड इन नॉर्थ वेस्ट, जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल नॉर्थ वेस्ट में रिसाइड करते थे उनके लिए टर्म यूज करा गया था भारत का. ठीक है, लेटर ऑन धीरे धीरे जब टाइम निकलता गया उसको डिनोट कर दिया गया फॉर द, भारत को किसके लिए डिनोट कर दिया गया? कंट्री के लिए डिनोट कर दिया गया. ठीक है, सो अगेन आगे जाने से पहले आई एम रिपीटिंग द स्टेप्स विन विच वी आर बीइंग मूविंग फॉरवर्ड. सबसे पहले क्या आया? हम यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, आप देखेंगे कि एनसीईआरटी बुक का अगर आप फर्स्ट पेज देखेंगे ना तो वहाँ पे आप बाहर ही देखेंगे अवर पास्ट वन, है ना. तो वाई अवर पास्ट, वाई नॉट पास्ट, है ना. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके ऊपर. बिकॉज पास्ट इसीलिए है बिकॉज क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो एक पास्ट रहा है एंशिएंट टाइम पीरियड में, हिस्ट्री इज व्हाट हैज बीन डन, एंड हमें वो जानना है कि क्या क्या चीजें हुई थी बिकॉज वी वर नॉट पार्ट ऑफ दैट थिंग्स, राइट. सो पास्ट में क्या चीजें आ जाती हैं? ऑब्वियसली प्लूरल चीजें आएंगी. तो प्लूरल में जो डिफरेंट पीपल थे, डिफरेंट पीपल्स की जो लाइफ थी, उनके जीने का तौर तरीका था, वो तकरीबन इट वाज डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अनदर, राइट. सो इसीलिए दिस इज आवर पास्ट. ठीक है, आर पास्ट नहीं है. आर पास्ट होता सबका एक साझा, बट यहाँ पे एक डिफरेंट कम्युनिटीज थी, डिफरेंट ट्रेडिशंस थे, डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा एक्सकावेटेड की हुई चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी. एंड
कोई जैसे सपोज मैं मानूं हर्डर्स, हंटर्स, फार्मर्स, पीसन्स, क्राफ्ट्समैन, किंग्स, इन सबकी लाइफ एक दूसरे से क्या थी, डिफरेंट थी. तो इसीलिए इट इज सेड आवर पास्ट, बिकॉज वी आर नॉट हेयर getting information about only kings, queens, victories, battles. No, we are also knowing that how we as an ordinary man, जो उस टाइम के ordinary men होते थे वो farmer, peasants, herders, ये सब होते थे. तो how we ordinary men has grown from the past to the modern era. ठीक है, इसीलिए इसको our past कहा जाता है. राइट, सो मैं पॉइंट्स डिस्कस करने वाली थी आप लोगों के साथ. वी हैव बीन स्टार्टेड विद द पोर्शन वेयर डिड द पीपल लिव. तो सीधा सा जवाब है फैक्ट की फॉर्म में क्रिस्पी सा, दैट इज द नर्मदा रिवर, ऑन द बैंक ऑफ द नर्मदा रिवर. यहाँ पे जो लोग रहते थे उनको क्या बोला जाता था, उनको स्किल्ड गैदरर कहा जाता था. क्यों कहा जाता था वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. देन हम पहुंचे सुलाइमन एंड किरतर हिल्स पे जो कि नॉर्थ वेस्ट पे. इसके बारे में हमने क्या पढ़ा, ये पहली जगह है जहाँ पे वीट, क्रॉप्स, बार्ली सब ग्रोन होना स्टार्ट हुआ 8000 ईयर एगो. एंड फिर इसके बाद रियरिंग ऑफ एनिमल्स भी शुरू हो गई. इसके बाद जो दूसरा एरिया है जहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ वो था गैरो हिल्स का एरिया. राइस जो है सबसे पहली बार ग्रोन हुए थे सेंट्रल ऑफ विंध्यांस से, सॉरी नॉर्थ ऑफ विंध्यांस पे. ठीक है, एंड 4700 ईयर्स एगो अराउंड जो आपको फर्स्ट या अर्लीस्ट सिटीज दिखती हैं वो कौन सी रिवर पे थी, वो आपकी इंडस रिवर पे थी. उसके बाद धीरे धीरे सिटीज का फ्लरिशमेंट होना शुरू हो गया. कौन सा रिवर पे, ऑन द रिवर गंगा एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज पे भी. राइट, एंशिएंट टाइम्स में जो भी आपका पार्ट है साउथ ऑफ द गंगा उसको मागडा बोला जाता है, प्रेजेंटली बिहार के नाम से. ट्रैवलिंग ने एनरिच करा ट्रेडिशनल कल्चर को. एंड नेम्स ऑफ लैंड इंडिया एंड भारत किस तरीके से आया ये आप सब लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ठीक है, नाउ अगर बात की जाए फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, कैसे हमें पता चला, हमारे आज हम बात करते हैं ना कि ये था किसने फाउंड करा. तो ऑब्वियसली जितनी भी फाइंडिंग्स हैं पास्ट की द्वारा वो हमें पता चलती हैं थ्रू द आर्कियोलॉजिस्ट. आर्कियोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है जो हमारे पास्ट के बारे में फाइंड आउट करता है. ठीक है, नाउ किसके थ्रू पता चली, व्हाट वर द सोर्सेस, किस सोर्सेस से हमें पता चला. तो बेसिकली आज के टाइम पे क्या सोर्सेस रहते हैं, कुछ भी होता है, बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स. तो उस टाइम की बुक्स से, बट उस टाइम पे ना बुक्स को क्या बोलते थे, उस टाइम पे बुक्स को बोला जाता था मैन्युस्क्रिप्ट्स. अब मैनू को अगर मैं ब्रेक कर दूं, मैनू इसका मतलब होता है हैंड. तो जो भी हैंड रिटन होता था उसको था. अब आज के टाइम पे आप देखते हो बुक्स तो बहुत अच्छे A4 साइज की प्यारी प्यारी सी अलग अलग डिफरेंट कलर्स की शीट्स होती हैं. बट अर्लियर जो बुक्स बनती थी ना, दे वर नॉट ऑफ शीट्स, दे वर मेड ऑफ पाम लीव्स. किसकी बनती थी, पाम लीव्स. और इन्हीं लीव्स को कंपाइल करके एक बुक बना दी जाती थी. ठीक है, एंड जो भी बुक्स पे लिखा होता था वो ये पाम लीफ पे लिखा होता था. एंड एक स्पेशली दिस वॉज ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ बार्क ऑफ अ ट्री जिसको हम एक क्या बोलते हैं, बर्च बोलते हैं. एंड ये जो पार्ट है ये कहाँ पे मिलता है, बेसिकली इट इज़ फाउंड इन द हिमालयस में. ठीक है, तो जो भी बुक्स थी ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती थी ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. तो जितना भी आप पास्ट की फाउंडेशंस करोगे तो बेसिकली चीज़ें संस्कृत में लिखी हुई पाई जाएंगी आपको, या प्राकृत में लिखी हुई पाई जाएंगी, या फिर तमिल में. तो जो प्राकृत लैंग्वेज थी, दिस वाज द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल एट दैट टाइम. उनको बहुत बखूबी इस चीज़ों के बारे में समझ आता था. अब एक तो हो गया बुक्स, दूसरा रिसोर्सेज किस तरह से पता चला हम हमारे पास्ट के बारे में, इंस्क्रिप्शंस के बारे में. व्हाट इज दिस इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है कि एनग्रेविंग, कुछ भी अगर हार्ड सरफेस पे लिखा हो, कुछ भी हार्ड सरफेस पे मतलब पत्थर पे, मेटल पे लिखा हो, उसको हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं. तो बेसिकली इंस्क्रिप्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता था एंशिएंट टाइम पे. क्योंकि जो भी राजा महाराजाएं होते थे वो क्या करते थे, अपने जो भी ऑर्डर्स रहते थे, जो भी रूल्स होते थे, वो क्या करते थे, वो इंस्क्रिप्ट करवाते थे ताकि ऑर्डिनरी मैन उनको क्या करे, उनको ओबे करे एंड फॉलो करे. सेकेंड, जो बहुत एक जो आर्कियोलॉजिस्ट है उनके द्वारा ऐसे काफ़ी एविडेंसेस फाउंड हुए कि जो भी बैटल फॉट होते थे, एंड बैटल फॉट
करके अगर कोई राजा जीतता था, कोई भी किंग जीतता था, तो वो क्या करता था, वो अपनी विक्ट्री का ना रिकॉर्ड क्या करता था, इंस्क्रिप्ट करवाता था। तो वो अपनी विक्ट्री का रिकॉर्ड इंस्क्रिप्ट करवाता था। सो दिस वाज वन ऑफ द मेजर डिफरेंस जो देखा जाता है कि बट उस टाइम के जो ऑर्डिनरी मैन थे, जो कि एक तरह से मुश्किलें झेल के सर्वाइवल के लिए, गुजारे के लिए, खुद के लिए और बाकियों के लिए अनाज, दूध, ये सब फाइंड आउट करते थे, वो अपने जो भी ऑर्डिनरी मैन होते थे वो कोई ही भी रिकॉर्ड मेंटेन करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। ठीक है, इसीलिए जितने भी रिकॉर्ड्स आपको बैटल फोर्ट के दिखे जाते हैं विक्ट्री के जीतने की खुशी में, वो आपको सिर्फ किंग्स एंड क्वीन के दिखेंगे। ऑर्डिनरी वुमेन, मैन, चाइल्ड, दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू कीप अप द रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज या फैक्ट्स हैं जहां से हमें इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। राइट, तो यहाँ से ही एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग बहुत अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं, जो कि मैं अभी आप लोगों को बता भी चुकी हूँ उसका पार्ट। वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डू नॉट जनरली कीप्स रिकॉर्ड व्हाट दे डू? ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस क्या देख सकते हैं हम इस चीज़ का हम डिफरेंस ये देख सकते हैं कि जितना भी ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन थे वो अपने हैबिचुअल थे किस पार्ट के, दे वर हैबिचुअल ऑफ डेली टास्क, एंड उनके डेली टास्क को वो रिकॉर्ड में नहीं मेंशन करना चाहते थे। जबकि जो भी किंग था या फिर जो भी क्वीन थी, दे ऑल वर इंटरेस्टेड टू मेक देयर विक्ट्री टू बी शोन टू द कमिंग जनरेशन। तो अपनी विक्ट्रीज को वो क्या करते थे, इंस्क्राइब करवाते थे। राइट, तो छोटे छोटे से कुछ की फैक्ट्स हैं जो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर आप इन की फैक्ट्स को भी बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आई डोंट फील कि आपको एनसीईआरटी में एक रीडिंग से ज़्यादा रीडिंग देनी पड़ेगी। बट द थिंग इज, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको इसके क्या बनाने पड़ेंगे, जो मैंने बोला इसके आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। एंड इन नोट्स को अगर आप थॉरली अच्छे से रिवाइज कर लोगे देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड एक अच्छा क्रक्स एंड बेस बनाएगा। राइट, सो आज हम अपना सेशन यहीं पे एंड करते हैं। तो ये आज हमने कुछ पार्ट हिस्ट्री आवर पास्ट 1 का कवर करा। तो स्लोली वी विल बी कवरिंग द वेरियस पार्ट। ये आज पार्ट 1 था, तो इस तरह पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 फर्दर आएंगे। जैसे ही क्लास चेंज हो जाएगी, क्लास 6 की खत्म हो जाएगी, आई विल लेट यू नो, क्लास 7 स्टार्ट हो जाएगा। तो उसकी टेंशन मत लीजिए, जो आज पढ़ाया है इसको बहुत अच्छे से लर्न, रिवाइज एंड अच्छे से इसके नोट्स मेंटेन अप कर लीजिए। फर्दर what you have to do, you have to visit, एक मैंने आपको काम बताया था वेरी स्टार्टिंग में, अगेन बता देती हूँ, what you have to do, you have to visit www.jatinverma.org। राइट, क्यों विजिट करना है, क्या फायदा होगा मैं बताऊंगी, कम समझ आएगा, बेटर क्या रहेगा, इफ यू जस्ट visit this site and you can view yourself that how important it is of। ठीक है, 2020 को प्रीलिम्स के लिए क्या मटेरियल रिक्वायर्ड है, क्या स्ट्रैटेजीज फॉलोड है, यू कैन सी एवरीथिंग। करंट अफेयर्स का जो पार्ट है, पॉलिटी कैसे कवर करनी है, यू विल गेट ईच एंड एवरी आंसर्स ओवर देयर। सो हियर आई एंड अप विद माई सेशन। सो thank you so much for giving your precious time. Hope you would have enjoyed this session and आगे इस sessions को बहुत interesting बनाऊंगी मैं, but the thing is you have to stay tuned with me. So thank you once again.